पिछले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम की बात कर रहे थे और मैं बता रहा था कुछ जैसे इप्सिलॉन आर का रेडीमेड फार्मूला सब लिखाया था, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट Q0 बटा Q0 माइनस QY। Q0 को इंड्यूसिंग चार्ज बोले थे, QY को इंड्यूस चार्ज, पढ़ा हुआ चीज़ है। F एयर बाई F मीडियम, पिछले दिन फिर आया था रो एस बाई रो एस माइनस रो एल, और भी फार्मूला दिखाए थे आर डैश बाई आर का होल स्क्वायर, जहाँ आर डैश ग्रेटर देन आर, इप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक एयर या वैक्यूम के लिए 1 लिखते थे। पिछले लेक्चर में कहीं पर मैं लिख दिया था इसका वो जस्ट उल्टा, तो वो चेक करते रहोगे, है ना। लाइव क्लासेस में तो बच्चे बोल देते हैं सर वहाँ उल्टा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ लिखाने के फ्लुएंसी में कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो उसको करेक्ट करते रहोगे तुम लोग मिला के। पहले तो लिखाए हुए पढ़ाए हुए। एक कूलम्ब्स लॉ में यहाँ तक इप्सिलॉन आर की बात हम सीखे थे। आगे बच्चों मैं बताया था पिछले क्लास में से पिछले लेक्चर में कि टेम्परेचर के बढ़ने से इप्सिलॉन आर का वैल्यू, है ना, डिक्रीज करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। अब बहुत सारे जगह मैं लिखाया R बराबर 2A cos थीटा बाई 2, when A बराबर B, केस ऑफ इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर। तो एक जगह 90 एंगल था, cos 90 बाई 2 लिखना था। मैं पिछले लेक्चर में उसमें लिख दिया sin 90 बाई 2, वैल्यू तो सेम आएगा, कि 45 आ जाएगा तो cos 45 sin, लेकिन वहाँ करेक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ करेक्ट कर लोगे भाई। तो ये पिछले कूलम्ब्स लॉ की ढेर सारा सवाल और भी बताएंगे, लेकिन जोर से जाएंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड नया टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हुआ है। तो एक बॉडी के कारण जहां तक दूसरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वह दिए हुए बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। या ग्रुप ऑफ बॉडीज हो और सब के कारण कहीं किसी पॉइंट पर जो कोई बॉडी रखेंगे, चाहे कोई यूनिट मास का बॉडी रखा जाए, उस पर जितना फोर्स लगेगा वो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, एक चार्ज बॉडी हो और दूसरा चार्ज बॉडी जहाँ तक रखा जाए और इस बॉडी का इंट्रैक्शन उस पर होगा तो वह दिए हुए चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो एक चार्ज हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, अब उसका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जहाँ तक हो दूसरे चार्ज पर, वह उसका फील्ड कहलाएगा। कौन सा फील्ड? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड। चार्ज के कारण होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मास के कारण होगा तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन कर ले कि द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज बॉडी और ग्रुप ऑफ चार्ज बॉडी अप टू व्हिच its electrical force of attraction or repulsion is experienced on other charged particle is called electric field of given charge body or given group of charges। तो डिफाइन करने चले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों। तो टॉपिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। द स्पेस around a given charge or group of charges up to which
its electrical force of attraction और रिपल्सन, कब अट्रैक्शन कब रिपल्सन कई बार हो चुका और आगे भी होता रहेगा। इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल is called electric field of given charge or group of charges space around a given charge। हम ही चार्ज बॉडी हैं और मेरा जहाँ तक दूसरे चार्ज बॉडी पर इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला, वह मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो एक सामान्य भाषा है, फील्ड का कंसेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ेगा। गांव घर में बोलते रहते हैं हम लोग कि यार भाई इस गांव में रामचंद्र बाबू का बोलबाला ज़्यादा है, अब उसी का कोई आदमी जो होगा सो मुखिया बनेगा। वहाँ रामचंद्र बाबू का फील्ड तगड़ा है, फील्ड मजबूत है, ऐसे बोला जाता है। तो फील्ड हम लोग दैनिक जीवन में तो बोलते ही रहते हैं कि यहाँ इनका फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इस पॉलिटिकल लीडर का फील्ड ज़्यादा है, उसका फील्ड कमज़ोर हो गया। तो वो फील्ड यहाँ चार्ज पार्टिकल के कारण फील्ड की बात करनी है, ग्रुप ऑफ चार्ज की चार्जेज के कारण, चार्ज बॉडी के कारण, डिफरेंट से बॉडी का कहाँ तक चार्ज बॉडी का दूसरे चार्ज पर प्रभाव होगा, वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये तो एक परिभाषा बना दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, और न्यूमेरिकली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देते हैं वो दिखाने का मूल है। तो अब देखो भाई, टर्म जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम लोग आगे के टर्म में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। उसका दूसरा नाम भी लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर डिफाइंड होगा, किसी एक चार्ज के कारण या ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, किसी पॉइंट पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पुराने दौर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता था, आज के डेट में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला जाएगा, चाहे यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, ये कन्वेंशन है पूरे जगह। इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को लेकर चलेंगे कि टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। ये कोई मस्ट मैं बोल चुका, वो कन्वेंशन के मुताबिक मस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन ले लिया गया है तो पूरे जगह हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं टेस्ट चार्ज के जगह। अब ये टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस at a point due to a given charge or group of charges is defined as electrical force experienced by unit test charge placed at that point। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज, एक चार्ज के कारण, दिए हुए एक चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, मैं चार्ज बॉडी हूँ,
और किसी खास पॉइंट पर हमको क्या करना है, फील्ड निकालना है। जैसे मान लो ए पॉइंट पर निकालना है, तो ए पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज की कल्पना करेंगे और उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर मेरे द्वारा जितना फोर्स लगेगा वह टेस्ट चार्ज मैं बोल रहा था पॉजिटिव होगा ऑलवेज। और मैं अगर पॉजिटिव चार्ज है, हम सोर्स चार्ज हो गए जो फील्ड पैदा करेगा, और फील्ड के स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करेंगे। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर अगर रिपल्सिव फोर्स है, तब रिपल्सिव फोर्स तब होगा जब हम सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो उस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव जो है उसको प्लस वाला उसको रिपेल करेगा। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हो गया तो फील्ड का डायरेक्शन सोर्स चार्ज की तरफ होगा, वो अट्रैक्शन वाला केस होगा। तो अभी पहले इतना को लिखे, तब अब हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं इसका। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बताया गया। अब कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा ठहराव दे देते हैं और उसी के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम साथ साथ बनाते चले जाएंगे। मैं बोला था इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी आगे मौका लगेगा तो फिर उसको लिखा दिया जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कंपैरेटिव स्टडी दोनों सेम होगा लगभग। और अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में मैं बोला था, उसका चार्ट लिखाएंगे, तब आगे के किसी क्लास में है ना लिखा दिया जाएगा। लेकिन आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट होगा, एक चार्ज बॉडी या ग्रुप ऑफ चार्ज बॉडी जहाँ तक दूसरे चार्ज पर अपना इन्फ्लुएंस दिखावे, अपना प्रभाव दिखावे, तो उसको उस स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज बॉडी पार्टिकल और ग्रुप ऑफ चार्जेस अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड is called electric field of that charge body, that group of charge body, है ना। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों क्या, तो गांव में जिस आदमी का बोलबाला होता है उसका कहते हैं कि इस गांव में उस आदमी का फील्ड तगड़ा है, उसी का कोई आदमी अगर कोई इलेक्शन होता है तो उसी का आदमी उस गांव से जीतने की संभावना होगी, मतलब कहता है कि उसका फील्ड ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ वही फील्ड यहाँ पर भी है कि एक चार्ज बॉडी है, दूसरा चार्ज पर कम प्रभाव डालेगा तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और चला दूसरे चार्ज के कारण उसी चार्ज पर उसी पॉइंट पर अगर ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस दिखाएगा तो ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा, कम इंट्रैक्शन दिखाएगा तो कम फील्ड इंटेंसिटी कम बोला जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पहले बोलने जा रहे हैं, है ना। तो लिखे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, the space around a given charge or group of charges up to which its electrical force of attraction or repulsion is experienced on other charge particle, on other charge। क्लियर। एक चार्ज बॉडी जहाँ तक अपना दूसरे चार्ज पर इफेक्ट डालेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का, वो चार्ज के नेचर पर पता लगेगा। लेकिन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जहाँ तक लगेगा एक चार्ज का, चाहे ग्रुप ऑफ चार्ज का, वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मापने की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइंड करते हैं सो देखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलेंगे,
और इसी को आगे चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाएगा। ये एक अलग डिफिनीशन है और ये मैथमेटिकल फॉर्म जो फॉर्मूला आएगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाते हैं। यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले इसको डिफाइन कर ले हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट in a given electric field, the electric field strength at a point in a given electric field is defined as electrical force experienced by unit टेस्ट चार्ज। इसको समझना है, टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। At a point in a given electric field is defined as the electrical force experienced by unit test charge placed at that point। मेरे बच्चों, जिस चार्ज के कारण फील्ड डेवलप होगा उस चार्ज को सोर्स चार्ज बोलेंगे, एक चार्ज वाले केस। और जो टेस्ट चार्ज किसको बोलेंगे, जहाँ जिसकी सहायता से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू जो होगा हमारे दिए हुए चार्ज के, जिसको सोर्स चार्ज कह रहे हैं, उससे बहुत बहुत छोटा होगा। एक तरह से बोला जाएगा कि टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज टेंड्स टू जीरो, और टेस्ट चार्ज का कन्वेंशन है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कि टेस्ट चार्ज के जगह हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। तो टेस्ट चार्ज ये कन्वेंशन है, कोई लॉ नहीं कि हर जगह, हर बुक में, हर राइटर, हर साइंटिस्ट क्या मानेगा, टेस्ट चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज की बात करेगा। वो ऐसा चार्ज होगा जो हमारा दिया हुआ सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, उसको हम लोग टेंड्स टू जीरो भी बोलते हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया, लेकिन हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे, इन सिंपल लैंग्वेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पर यूनिट चार्ज भी बोला जा सकता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given as E vector बराबर F vector by Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए। आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक से काम चलाएंगे बोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाई चार्ज। यह Q0 इज टेस्ट चार्ज, Q0 टेंड्स टू जीरो, यह टेस्ट चार्ज के लिए बोले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन जानते हैं, चार्ज के लिए कूलम जानते हैं। तो अब इसका यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने से हम एरो लगा दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड
का डायरेक्शन होगा, सर्टेन डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यही बात इसी को अगले टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अगले केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिंपली बोला जाएगा। तो सब तीनों को लिए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को दूसरे भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब पहले राइट डाउन कर ले, तब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ी सी बात। लेकिन आज के डेट में याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पर, वह उस फील्ड का स्ट्रेंथ कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। तो मैं इसका यूनिट डायमेंशन बता देता हूँ, पहले इसको लिख लिया जाए। और electric field intensity is a vector quantity. Its unit is force by charge, न्यूटन पर कूलम, और आगे चल के इसको हम लोग दूसरे टर्म में वोल्ट पर मीटर बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर, VM इनवर्स। इट्स डायमेंशन इज, फोर्स का डायमेंशन सारे बच्चे को आना चाहिए, आता होगा, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, तो इट्स डायमेंशन इज MLT-2 फोर्स के लिए, और चार्ज का डायमेंशन AT, चार्ज का डायमेंशन AT, IT भी बोलते हैं, लेकिन मैं पहले भी बोला था कि हम A से करंट को रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादा। तो A इंटू T, MLT-3 दिस -1 हो जाएगा ऊपर, I इंटू A इनवर्स, ये इसका डायमेंशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाएगा। तीनों के लिए, तीनों एक ही चीज़ है, उसको हम लोग इस तरह से यूनिट डायमेंशन दे देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने चले हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण। सोर्स चार्ज क्या है? तो पॉइंट चार्ज, और उसके कारण किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने चले। तो देखो भाई कैसे क्या करते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लो जैसे हमारा दिया हुआ सोर्स चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे यही बोर्ड है, या बोर्ड का पॉजिटिव चार्ज, और इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, जो इस चार्ज की तुलना में उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन लेंगे तो पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव वाला उस पॉजिटिव वाला छोटे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इससे दूर क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस सोर्स चार्ज से क्या होगा, अवेल। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए, यही बोर्ड नेगेटिव चार्ज हो जाए, और यहाँ पर हमको फील्ड का किसी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज की, आज के कंसेप्ट में यूनिट टेस्ट चार्ज की बात बोलेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुराने दौर में लिया जाता था, अभी भी हम लोग बोलते रहते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम हमारा सोर्स चार्ज है, और यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज ले लें, तो वह हमारा टेस्ट चार्ज ही बहुत बड़ा हो गया, और सोर्स चार्ज छोटा हो जाएगा। तो हम लोग इसके कारण उसका फील्ड क्या निकालेंगे, यही अपना फील्ड इस पर दिखाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देगा। तो वहाँ पर ऑलवेज क्या लिया जाता है, यूनिट टेस्ट चार्ज बोला जाता है। और टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट होगा कि हमारे सोर्स चार्ज से उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो देखो भाई, हम अब एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector at point P का कोऑर्डिनेट्स दे दे,
एक्स वाई जेड ड्यू टू गिवन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ बोले, यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो ओरिजिन बोला जाएगा, एट ओ सच दैट ओ पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, और आर वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चा, आई इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई प्लस के इंटू जेड। ओरिजिन पर सोर्स चार्ज ले लिए और जिस पॉइंट पर निकालना है उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो उस पोजीशन वेक्टर को, उस टेस्ट चार्ज के पोजीशन वेक्टर को हम लोग सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में इस तरह लिखेंगे वेक्टर के आधार पर। मैं पहले भी बोला आई जे के यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के लिए। चलो आगे देखो, इसके फिगर को मैं दिखा दूं। चलो यहीं पर यह ओ 0 0 0 और यह पॉइंट P, दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर इसको एक्स वाई जेड बोलते हैं। आगे इसको आई लिखा हुआ है, आई आर वेक्टर का वैल्यू। We assume a test charge Q0 is placed at P. Here Q0 much less than source charge Q, और क्या बोला जाएगा, Q0 tends to 0, Q0 tends to 0, so हमारा टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा। इज प्लेस्ड एट बी, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स, electrical force on Q0 due to charge Q at electrical force on Q0 at P due to charge Q at O is given as, सारे बच्चे को कूलम्स लॉ से पता, कूलम्स लॉ का बात पता है। फोर्स बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। इप्सिलॉन 0 को एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हो, वैल्यू याद होना चाहिए इप्सिलॉन 0 का। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 को बहुत सारे किताब में के से लिख देता है, जिसका वैल्यू 9 × 10 पूरे का 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इसका यूनिट न्यूटन है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम -2, और लिखा हुआ है सब 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू फार्मूला है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो याद रहना चाहिए। एट ओ इज गिवन एज फोर्स Q, एक चार्ज Q हो गया, दूसरा चार्ज Q0 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, डिस्टेंस बीच का सेपरेशन r, और डायरेक्शन क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज था, वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव चार्ज उसको ठेलेगा, तो अलोंग ओपी वेक्टर, अलोंग ओपी वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप, दैट इज अलोंग ओपी वेक्टर। आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया। अब यह इसको आगे बढ़ाया जाए, ऊपर वाला जरा मिटा ले। प्लस Q ऊपर है, यहाँ चार्ज रखे Q0, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन एज E वेक्टर बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स
पर यूनिट टेस्ट चार्ज। Q0 चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है F वेक्टर, तो यूनिट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना लगेगा, तो यूनिटरी मेथड Q0 से हम लोग उसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो इसलिए E वेक्टर बराबर क्या निकला, Q0/4πε0 r² बाई Q0 इंटू आर कैप। इसलिए E वेक्टर बराबर Q/4πε0 r² इंटू आर कैप। इसको और आगे बढ़ाओ, Q/4πε0 r³ इंटू आर कैप बोलोगे, सॉरी आर वेक्टर, आर कैप बराबर यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड को इस तरह से मोड में लिखे, एरो देखे, नहीं तो एरो को ही गायब कर दे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर Q/4πε0 r² बोला जाएगा। प्लस चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो टुवर्ड्स द क्या चीज़, सोर्स लगेगा, सोर्स चार्ज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, अट्रैक्शन वाला केस हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q/4πε0 r² के, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि बहुत सारे बुक में राइटर, बहुत सारे टीचर इस तरह भी लिखाते हैं कि Q/r², वेयर K इज 1/4πε0, लेकिन मेरे द्वारा ज़्यादातर यही ε0 के टर्म में मैं फार्मूला लिखाऊंगा आपको। आगे और बढ़ते हैं, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में बढ़ाते जाते हैं और तब बात करते हैं आगे। पढ़े एज हेयर आर वेक्टर बराबर I इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई प्लस के इंटू जेड, और एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको आर लिखे हो क्या होगा, √x² प्लस y² प्लस z² लिखा जाएगा ना। E वेक्टर बराबर Q/4πε0 r³ लिखे थे, तो r³ के जगह यह पावर हाफ हो गया, तो यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2, और ऊपर में I कैप इंटू एक्स प्लस जे कैप इंटू वाई प्लस के कैप इंटू जेड। I इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई प्लस के इंटू जेड बोलेंगे सामान्य तौर पर, कैप वो समझ ऑब्वियस है कि I के साथ कैप लगा रहेगा, वही यूनिट वेक्टर है। अब देखो E वेक्टर बराबर है ना, आई जे के का फंक्शन 3 कंपोनेंट होगा, ई एक्स प्लस जे इंटू ई वाई प्लस के इंटू ई जेड बराबर हाउ मच, दिस मच। इसको तोड़ के लिखे तो आई इंटू क्यू इंटू एक्स बाई 4πε0 r³ भी लिख सकते थे, और ये लिखेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2। फिर क्या, जे कैप, वही चीज़ इस तरह इसमें लिखे हैं तो वहाँ सेकंड टर्म में y वाला आएगा, तो q इंटू वाई बाई 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2। फिर प्लस थर्ड कंपोनेंट के q इंटू जेड बाई 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2। ये लिखना सीखा है, तो इसका मतलब इसको कंपेयर करिए कोफिशिएंट को, आई के कोफिशिएंट को, आई के कोफिशिएंट को दोनों साइड में, तो ई एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ई एक्स बराबर QX बाई 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2, ई एक्स लिखा गया। इसी तरह ई वाई बराबर QY बाई 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² होल का पावर 3/2, एंड ई जेड बराबर Q इंटू जेड बाई 4πε0
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का पावर 3/2 राइट डाउन करें। और तभी देखो इसमें ढेर सारी बात, काइनेमेटिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे, मैकेनिक्स को रिवाइज कर लेंगे अब इसके आधार पर, है ना। तो देखिए कैसे क्या करते हैं आगे, सब लिख लीजिए, है ना। अभी हम मिटाने जा रहे हैं इसको, अपना पॉज कर करके लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहोगे, पिछले पढ़ाई को लिखते रहोगे। अभी देखें वो वेक्टर फॉर्म अब रहने, उस पर आगे थोड़ा बात करते हैं, लेकिन अभी सामान्य भाषा में देखें q/4πε0 r²। ई वेरीज q लिखा जाएगा एंड ई वेरीज 1/r²। अभी एक सिंगल चार्ज के कारण निकाले, बहुत सारा चार्ज होगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबके कारण उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे और सबका वेक्टर सब निकाल देंगे, है ना। तो वही नेट फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस तरह का ग्राफ बनाओगे ई और क्यू का, अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिए तो इस तरह, निगेटिव चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन बदल जाता है, अट्रैक्टिव वाला केस हो जाएगा। ई वेरीज 1/r²। अगर ई और 1/r² का ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन होगा, ई और आर का ग्राफ खींचे तो इस तरह का ग्राफ होगा। और इसी में अगर ई और r² का ग्राफ खींचे तो लगभग इसी तरह का नेचर होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोलते हो, ई और r²। तो इस तरह से ज़्यादा झुकाते हुए दिखाया जाएगा। सब में ई वेरीज 1/r², ई वेरीज 1/r², इस तरह का ग्राफ सब आप देखो। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कूलम्ब्स लॉ में भी इसी तरह का ग्राफ सब देखे थे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन यहाँ भी होने वाला है। आगे अभी फिर इसको नोट कीजिए, आगे हम दिखाते हैं। If plus Q charge is placed at origin, then variation of E vector with respect to x is shown in given graph। यह ओरिजिन हो गया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज ले ले। अब बच्चों अगर इधर टेस्ट चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और वह इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा तो उसका नेचर जो ग्राफ का होगा इस तरह का होगा। यह x प्लस एक्स वाला बात है। इधर में क्या होगा, -x जब लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, यह प्लस है और यहाँ टेस्ट चार्ज क्या ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही टेस्ट चार्ज होगा तो उसको ठेलेगा निगेटिव डायरेक्शन में। तो ई वेक्टर को हम लोग निगेटिव ले लेंगे, ई वेक्टर को निगेटिव। उसका भी ग्राफ क्या होगा, जब चार्ज के नज़दीक होगा पॉइंट तो फील्ड ज़्यादा होगा और दूर जाएगा इन्फिनिटी पर मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। तो इस तरह से ग्राफ जैसे इसका है उसी का सिमेट्रिक ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर x क्या है तो x बराबर क्या चीज़, निगेटिव।
x बराबर इधर बाईं तरफ निगेटिव और यहाँ ई वेक्टर बोलोगे, इधर वाला पॉजिटिव ले लिया गया और इधर वाला क्या ले लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो यह जब टेस्ट चार्ज मतलब सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है तो, और इसी में इफ माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ पर माइनस क्यू रखेंगे तो क्या, पहले तो इसको खींच लिया जाए कि प्लस क्यू चार्ज में एक्स के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। इसमें डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी निगेटिव। लेकिन अगर फोर्स की बात करते तो रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव लेते, इधर भी फोर्स पॉजिटिव होगा, इधर भी फोर्स पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के केस में वेक्टोरियली निगेटिव लिया जाएगा, क्या कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में और यह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट याद रखने का चीज़ होगा। एक ही वेरिएबल ले रहे हैं पोजीशन का, एक्स के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर ही क्या हो रहा है, पोजीशन लिया जा रहा है। हो गया, इसको हम इसी में क्या कर दें, अगला केस बना रहे हैं बच्चों, तो माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन देन वेरिएशन ऑफ ई वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ई एक्स एज शोन इन गिवन ग्राफ। फिर एज शोन इन गिवन ग्राफ में क्या होगा, अब इसमें सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला बनेगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला कैसे होगा, सो मैं दिखाता हूँ, है ना। आपके नोट में यह पहले वाला तैयार हो गया, अब सेकंड इसी में हम अपना यहाँ क्या कर दें, सिर्फ माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ इस डायरेक्शन में प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, यूनिट टेस्ट चार्ज रखोगे तो यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा और यह माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा तो इसका डायरेक्शन हो गया निगेटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा। फोर्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अट्रैक्टिव फोर्स को निगेटिव लेना सिखाए थे। तो भैया देख लो, ये निगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट का मामला होगा, एक्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, तो इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों। नज़दीक में जब रहेगा इस सोर्स चार्ज के नज़दीक तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जैसे जैसे दूरी जाएगी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। एक्स प्लस एक्स है और इधर इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। अब इधर ले ले तो पॉजिटिव चार्ज इधर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, लेकिन फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स को निगेटिव लेना है। तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया, ये सब अपने से सोचने का है ग्राफ के आधार पर। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ होगा, इसमें भी जस्ट इसका मोड़ दे तो सिमेट्रिक ग्राफ होगा। तो ये एक चार्ज के केस में, अब डबल चार्ज वाला अलग से दिखाते हैं ग्राफ, लेकिन पहले इतना को हम लोग कर ले। अब एक ही फॉर्मूला पर अभी हम जाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, अगर उस पॉइंट पर क्यू चार्ज रख दे तो उस क्यू चार्ज पर का फोर्स फील्ड के कारण कितना होगा, तो क्यू इंटू ई। तो आप जो फॉर्मूला मिला है वह इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक फार्मूला मिला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई। हम लोग अभी तत्काल उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। और एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, है ना। अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करेंगे सिर्फ, है ना। देखिए थोड़ा सा आप पॉइंट्स हो गया। द चार्ज which produces electric field is called source charge. The point where electric field is to be measured is called point of observation. Point of observation. The charge
the charge which is used to measure electric field intensity is called टेस्ट चार्ज। जो ऊपर बोल चुके हैं उसी को थोड़ा सा लिखा देते हैं। द चार्ज विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज एंड इट इज ऑलवेज टेकन, it is always positive and its magnitude is much smaller than source charge, much smaller than source charge। ये छोटा छोटा पॉइंट हो गया। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज will be repulsive। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव लेना है बच्चों, और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस टेस्ट चार्ज को ठेलेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। और उसी तरह छोटा छोटा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज will be attractive। ऊपर के ग्राफों में इस तरह की बात दिखाई गई। अब इतना, अभी का फॉर्मूला मैं बोल रहा था, F बराबर Q इंटू ई, F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर। Q पॉजिटिव होगा तो फोर्स जो होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और Q जब निगेटिव लेंगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट डायरेक्शन। बोलते रहना है बार बार। प्लस चार्ज पर फोर्स किसी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किसी पॉइंट पर, पॉजिटिव चार्ज लेते हो उस पॉइंट पर तो उस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा, और नेगेटिव चार्ज लेते हो उस पॉइंट पर तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं उसी फार्मूला पर अभी कंसंट्रेट करने जा रहा हूँ और उसी को काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स से जोड़ने जा रहा हूँ। देखो मेरे बच्चों, इसको मिटा लो भाई, लिखोगे अपना, है ना, पॉज कर करके। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। अगर इतना लिख दे तो आपके मन में बात बैठ जाएगी कि जो चार्ज पार्टिकल सर बोल रहे हैं उसका चार्ज है Q और मास क्या है M। Q प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और मास तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। देखो भाई, कभी कहीं कहीं पर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मीनिंग सेम ले लेते हैं, लेकिन किसी खास केस में अगर हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म लेते हैं, और कांस्टेंट भी उसको बोल सकते हैं, बोलते ही हैं बहुत सारे केस में। लेकिन कुछ केसेस में इस तरह बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू टाइम के साथ नहीं चेंज हो, वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, तो उसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ डिफर कर दी, पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए, और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक। लेकिन हम लोग समान तौर पर क्या समझ के रखेंगे बच्चों कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है बस। तो यहाँ देखेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई वेक्टर, of strength E vector. The electrical force
on the charged particle is given as F vector बराबर Q into E। इन मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे? इन मैग्नीट्यूड F बराबर QE। This electrical force depends upon first नेचर बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Strength of electric field. This electrical force is independent of पहला mass of the particle, mass of the charged particle। मास तो है ही नहीं इसमें यार, तो मास पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा, इस फार्मूला में कहीं वेलोसिटी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जब मास पर नहीं, वेलोसिटी पर नहीं, तो तीसरा क्या होगा? मोमेंटम पर भी नहीं निर्भर करेगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम। पी से लिखेंगे मोमेंटम को, वेलोसिटी को भी से लिखेंगे, स्मॉल भी लिख देते हैं, और मास को तो यहाँ स्मॉल m लिखा ही हुआ है ऊपर में। मोमेंटम एंड जब मास और वेलोसिटी पर नहीं तो काइनेटिक एनर्जी पर भी नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को k से लिख देंगे, k के लिए उधर भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली k काइनेटिक एनर्जी, p मोमेंटम। सबका फॉर्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी p²/2m, वेयर p इज मोमेंटम। तो किसके टर्म में क्या है? सो अब देखिए भाई, अब इस पर क्या देखें, दैट इज, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये सब जो टर्म है वह स्टेट ऑफ मोशन को बताता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी जो पढ़ रहे हैं कि फोर्स जो है क्यू चार्ज पर कितना लगेगा किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स बराबर क्यू ई, फोर्स बराबर क्यू ई। अब देखो क्या क्या हम बताना चाह रहे हैं। इसको अब मिटावे तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो देखिए, हेयर एफ वैरीज क्यू एंड एफ वैरीज ई। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी होगा उतना चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज रखोगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो एफ वैरीज क्यू एंड एफ वैरीज ई। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज acts in the direction of electric field and force on negative charge acts in the opposite direction of electric field, opposite direction of electric field। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स इन दी, सॉरी यहाँ छूट गया। अभी यही लाइव क्लास होता मेरा बच्चा तो मेरा स्टूडेंट्स तुरंत बोलता सर आप तो बोल रहे हैं एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप लिख रहे हैं एक्ट्स इन द डायरेक्शन, एक्ट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ छूटा एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
and force on minus q charge acts in the opposite direction of electric field. एक नया कंसेप्ट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ल इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं तब बताएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस होगा, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस होगा, तो दे रिप्रेजेंट इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसका डायरेक्शन मान लो यह प्लस है दीवार, वो दीवार माइनस है, और यहाँ टेस्ट चार्ज कुछ लेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस वाला उसको ठेलेगा उधर, माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू निगेटिव चार्ज प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगा। अगर नीचे वाला फर्श अगर हम लोग निगेटिव ले ले, ऊपर वाला छत जो ले ले सो पॉजिटिव ले ले, और टेस्ट चार्ज नीचे बीच में कहीं रखेंगे, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की ओर होगा। अगर नीचे की ओर है, अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। अगर प्लस चार्ज ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे, तो फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही। देख लो भाई, वो प्लस ले रहे थे या माइनस ले रहे थे, प्लस चार्ज ले लेंगे तो ऊपर वाला दीवार जो है प्लस है वो उसको ठेलेगा नीचे की ओर, माइनस वाला खींचेगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। तो अभी हम इसी पर बात करने चले हैं। तो मेरा बच्चा ये देख लिया गया। तो दो ही चीज़ पर फोर्स निर्भर कर रहा है, Q और E पर, लेकिन प्लस माइनस पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ए पॉइंट, then magnitude of force will be same for both, but opposite in direction, प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज है। लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? हेयर F बराबर E इंटू E। फोर्स बराबर यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बोलेंगे और प्रोटॉन का भी चार्ज। मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें, प्रोटॉन को भी रखें और इलेक्ट्रॉन को भी रखें, तो फोर्स विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये बात समझ गए। अब क्या है, इफ F बराबर एक्सेलरेशन डेवलप्ड on the charged particle due to this electrical force, as F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ए से भी लिखते हो, यहाँ F लिख दिया एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए MF बराबर क्या होगा? Q इंटू E। अगर ये इलेक्ट्रॉन का केस लेते तो E लिखते। F बराबर क्या हो गया मेरा बच्चा? QE बाई M। इफ Q and E are same, then F varies 1 by M। जो लाइटर पार्टिकल होगा उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जो हैवियर पार्टिकल होगा उस पर एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स Q और E समान है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी सेम। तो इसको हम लोग आगे लेते हैं, देखते हैं इसी केस में अगर एक्सेलरेशन कंपेयर करना हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। काहे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम। आप लोग पढ़े हो, है ना, कंपैरेटिव पढ़ा होगा 1836 टाइम्स
प्रोटॉन हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के तुलना में। इलेक्ट्रॉन जो है सो प्रोटॉन के मास का 1/1836 भाग होता है, 1836 टन। तो देखो भाई क्या हम बताने जा रहे हैं इसी में। यहाँ तक पहले फिर से फोर्स बराबर QE, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर QE/m, Q और E सेम हो जाए तो F वैरीज 1/m, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आगे अब इसी में भाषा बदलते हैं मेरा बच्चा। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, then magnitude of force will be same for both but opposite in direction. If Fe and Fp be the acceleration of electron and proton in given electric field, then Fe by Fp बराबर Mp by Me। Mp 1836 टाइम्स हैवियर होता है किसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो Me इंटू Me कैंसिल 1836, इसको बहुत सारे में 1835 1840, तो 1840। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपेयर कर दें। जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा और जो हैवियर पार्टिकल होगा वो क्या। अब इसी तरह हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन में कंपेयर करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोग सामान्य तौर पर 4 एलिमेंट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। अब देखो भाई इससे रिलेटेड और मैकेनिक्स को ले चलते हैं, मैकेनिक्स में ले चलते हैं इसको। प्रोटॉन को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें और इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम देखें और एक्सेलरेशन देखें इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है, 1836 टाइम्स ज़्यादा है। अब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करें, कैसे बोलेंगे उसी तरह से लिखेंगे। If a proton and a neutron are placed in same electric field, चाहे ऐसे पॉइंट पर रखा गया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, वहाँ प्रोटॉन भी रख दिया और न्यूट्रॉन भी रख दिया। इफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, then they experience same forces. Then they experience same force because mass of proton बराबर mass of neutron, sorry, because charge of proton, mass तो न्यूट्रॉन का डबल होगा, किससे, प्रोटॉन से। चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज सेम है, प्लस ही, इसके लिए भी प्लस ही, इसके लिए भी प्लस ही, तो फोर्स क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, तो एक्सेलरेशन हेयर, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का मास 2 mp, प्रोटॉन से जस्ट डबल mp, तो 2:1 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन
ट्वाइस होगा एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन का, कि यहाँ प्रोटॉन जो है सो लाइटर पार्टिकल हो गया, मास हाफ हो गया ड्यूट्रॉन से, तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। लेकिन फोर्स दोनों पर सेम होगा, प्रोटॉन और कंपेयर करेंगे उसी तरह प्रोटॉन और किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो उस तरह से बात करते थे, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स का। तो हम अब इसको आप बात करते हैं। अब देखो भाई, हम बॉडी को ड्रॉप करते थे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, बढ़ती थी। फोर्स किधर लगता था, नीचे, और वेलोसिटी भी किधर था, नीचे। तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस बोलते थे। उस केस में डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, रिटार्डेशन का केस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बात करने चले कि प्लस एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। और जब दोनों एक लाइन पर होगा एक्सेलरेशन या फोर्स और क्या चीज़ वेलोसिटी, तो वो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल बन गया अलग, तो वो पाथ कर्व पाथ कहलाएगा। 90 डिग्री का केस देखेंगे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, पाथ विल भी पैराबोलिक बता देते हैं। तो कैसे पैराबोलिक होगा, क्या होगा, सो देखते हैं। एक केस पढ़े यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें फोर्स और वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होता था। फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उस केस में आपको पढ़ाया गया था पावर विल बी जीरो, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनफॉर्म ले लेते थे उस केस में, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी सब जगह सेम होता था, तो वर्क डन विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। आगे के कंसेप्ट में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी से फिर से मैं बोलूँगा कि वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करो बच्चों। आगे देखो, अब मैं सिंपल 4 केसेस बता रहा हूँ कि प्लस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा प्लस चार्ज पर, और वेलोसिटी भी उधर ही दे रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और वेलोसिटी हो गया आगे पे और फोर्स और एक्सेलरेशन पीछे। तो रिटार्ड सिंपल केस क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is projected in the direction of electric field, then its velocity increases, and it is case of positive acceleration. इसी तरह इफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसी पर भाषा बनाया जा सकता है। इफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल is projected in the direction of electric field, then its velocity decreases and it is case of negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन, और डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन। थर्ड, अब इसी पर इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज को फेंक रहे हैं, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। तो क्या लिखोगे इसी तरह, इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is projected in the opposite direction of electric field, then its velocity decreases. It is case of नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन अभी जस्ट बोल रहे थे। और फोर्थ केस इसी में बना दे, फिर पहले इसको लिख ले। और इसी में अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और इट इज़ कॉल्ड क्या चीज़, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो लिखाएंगे चौथा केस, पहले इसको इसे लिख लिया जाए, पहले लिख लिया जाए, पॉज कर रुक रुक के लिखते रहोगे ठीक ठाक से और सिस्टम में फिर समझने का कोशिश करोगे। एक बार नहीं, मैं बार बार ये बात बोलूँगा कि रिपीट करते रहना है, पिछली पढ़ाई को बार बार बोलते रहना है। फोर्थ केस एक और लिखा ही दे, if negative charge particle is projected in the opposite direction of electric field, then its velocity increases and it is case of positive acceleration। तो चार केस हो गया। in above 4 cases path of charge particle will be straight line path होगा। अब एक केस पर आने जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, देन पाथ विल बी पैराबोलिक। और कैसे होगा वो साबित करते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट में 2 सवाल है इसी तरह का केस पर, तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो इसका अगला केस क्या लिखेंगे, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव ले निगेटिव ले वो केसेस पर निर्भर करेगा। इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इन normal, if a charge particle is projected horizontally in normal electric field, transverse भी बोल सकते हो, normal electric field, then path of charge particle will be parabolic। अब ये कैसे पैराबोलिक होगा वो दिखा रहे हैं, पैराबोलिक। अब इसको हम अलग से साबित करके दिखा देते हैं। इतना लिख लिए।